नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में गवाह भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता दिलबाग सिंह पर हमला हुआ है। पुलिस के अनुसार बुधवार शाम घर लौट रहे दिलबाग सिंह पर यह हमला किया गया। पुलिस ने कहा कि सिंह ने उन्हें बताया कि हमलावरों ने मंगलवार की देर रात उनके वाहन पर 3 बार गोलियां चलाईं और भाग गए। हालांकि इस हमले में वो सुरक्षित बच गए हैं। सिंह की शिकायत पर लखीमपुर खीरी के गोला थाने में हत्या के प्रयास के आरोप में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सिंह ने कहा कि वो रात करीब 8:30 बजे अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने उनकी कार पर फायरिंग की, जिससे एक टायर फट गया। कुछ दूर चलने के बाद कार रुकी। हमलावरों ने कार के पास आकर गेट खोलने का प्रयास किया। जब वो विफल हो गए तो उन्होंने कार पर 2 गोलियां चलाईं और भाग गए। पुलिस अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है। कुमार ने कहा कि उन्होंने प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि सिंह को सुरक्षा के लिए मुहैया कराया गया पुलिस गनर घटना के समय उनके साथ मौजूद नहीं था। वहीं पुलिस गनर के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा वो किसी काम से गया था और 15 मिनट बाद वापस लौटा। बता दें, 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। पंजाब पुलिस ने पंजाब के लोकप्रिय गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में मनप्रीत सिंह नामक युवक को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी उत्तराखंड से की गई है। आरोपी मनप्रीत सिंह को मानसा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिनों की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फरीदकोट का रहने वाला है। दरअसल पंजाब पुलिस ने सोमवार को इस हत्याकांड में जिन 6 लोगों को हिरासत में लिया था, उन्हीं में आरोपी मनप्रीत भी शामिल था। मनप्रीत फरीदकोट जिले के धापी गांव का निवासी है। मनप्रीत पर मूसेवाला की हत्या में शामिल हमलावरों को वाहन सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार मनप्रीत उन हमलावरों में नहीं था जिन्होंने मूसेवाला के वाहन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बीजेपी ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 22 उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम नहीं चुना है। बीजेपी ने राज्यसभा के अपने मौजूद 3 मुस्लिम सदस्यों में से एक को भी दोबारा मौका नहीं दिया है। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर और बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम का राज्यसभा से पत्ता साफ हो गया है। इन तीनों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब राज्यसभा में बीजेपी का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं होगा। मौजूदा लोकसभा में बीजेपी का कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं है। लोकसभा में पहले से ही नहीं था। इस तरह बीजेपी संसद में पूरी तरह मुस्लिम मुक्त हो गई है। वहीं राज्यसभा से पत्ता साफ होने के बाद मोदी सरकार में एकमात्र मुस्लिम चेहरा अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। उनका राज्यसभा कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कहा कि वो भविष्य में कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ेंगे। हफ्तों पहले कांग्रेस में करीब शामिल होने से रह गए प्रशांत किशोर ने हाथ जोड़कर घोषणा की कि वो कभी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीचे जाएगी और सभी को अपने साथ ले जाएगी। उन्होंने अपने गृह राज्य में एक वैकल्पिक सरकार पर जनता के विचार जानने के लिए जन सूरज अभियान के तहत बिहार के गांव के अपने दौरे के दौरान ये घोषणा की। किशोर ने कहा, ये मेरी जीत के ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जिम्मेदार पार्टी है। इसमें सुधार नहीं हो रहा है और यहाँ तक कि ये मुझे डुबो भी सकता है, इसलिए मैं फिर कभी भी कांग्रेस के साथ काम नहीं करूंगा। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो नामित लोगों की सूची जारी की है, इसको लेकर कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अक्सर विवादों के कारण चर्चा में रहने वाले भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा ने अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया है। KS ईश्वरप्पा ने कहा कि RSS का झंडा एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के अनुसार तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है और हम उसे सम्मान देते हैं जो उसे देना चाहिए। KS ईश्वरप्पा ने आगे कहा कि भगवा के लिए सम्मान आज या कल से नहीं शुरू हुआ, हजारों साल से इसका सम्मान किया जाता रहा है। भगवा झंडा त्याग की निशानी है, जिसके बाद लोगों ने ईश्वरप्पा के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए केस दर्ज करने की मांग की। ज्ञानवापी विवाद जहां चर्चा का विषय बना हुआ है, इसी दौरान देश के अलग अलग कोनों से ऐसी ही मांगे उठ रही हैं। इस बीच अब लखनऊ में टीले वाली मस्जिद मामले में लखनऊ के सेशंस कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर केस में टीले वाली मस्जिद को टीलेश्वर महादेव कहा गया और मस्जिद हटाकर कब्जा देने के साथ साथ सर्वे कराने की मांग की गई। वहीं सेशन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सर्वे कराने की मांग करने वाले लोगों को निचली अदालत में जाने का आदेश दिया, जहां 2013 में मुकदमा दायर किया गया था जो लंबित है। मस्जिद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मुनव्वर सुल्तान ने कहा कि अदालत ने सर्वे की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद आदेश पारित किया। ज्ञानवापी को लेकर कानूनी लड़ाई के बीच काशी की एक और मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है।
अब पंचगंगा घाट स्थित धरहरा मस्जिद का मामला कोर्ट में पहुंचा है और इसमें पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर इसके स्थान पर मस्जिद बना दी थी। बता दें, स्ट्रक्चर ASI द्वारा प्रोटेक्टेड है। TOI के मुताबिक एक मामला मंगलवार को सिविल जज आकाश वर्मा की कोर्ट में दाखिल हुआ, जिसके बाद अदालत ने इस आवेदन को दर्ज करते हुए सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की है। चीन ने मंगलवार को अपने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वो अभी भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने एक वीडियो ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चीन के सक्षम अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत और चीन के बीच ट्रेड वॉल्यूम 125.66 अरब डॉलर रहा। झाओ ने कहा कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना हुआ है और पहली बार द्विपक्षीय कारोबार 100 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है। चीन का यह बयान इसलिए आया है क्योंकि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि भारत का चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार 115.42 अरब डॉलर बताया गया। यूक्रेन पर रूस लगातार पकड़ मजबूत बनाता जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन को एडवांस्ड रॉकेट देगा ताकि वो मॉस्को को युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर कर सके। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को और अधिक उन्नत रॉकेट सिस्टम और युद्ध सामग्री देगा ताकि वो युद्ध के मैदान में अधिक सटीक रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला कर सके। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन को एक महत्वपूर्ण मात्रा में हथियार और गोला बारूद भेजने के लिए तेजी से आगे बढ़े हैं। वहीं इस कयास पर कि इस तरह के हथियार रूस के साथ सीधे संघर्ष में अमेरिका को ले आएंगे। रॉयटर्स के अनुसार इस पर अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन ने आश्वासन दिया है कि मिसाइलों का उपयोग रूस के अंदर हमला करने के लिए नहीं किया जाएगा। जापान की चू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी इंक भारत की रूरल रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी OMC पावर प्राइवेट लिमिटेड में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5 बिलियन येन यानी कि 39 मिलियन डॉलर तक खर्च करने जा रही है। जापानी कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बता दें, OMC उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में मिनी ग्रिड के माध्यम से टेलीकॉम कंपनियों, छोटे और मध्यम व्यवसायों, ग्रामीण घरों के लिए बिजली प्रदान करने के लिए लगभग 280 रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स को ऑपरेट करता है। वहीं जापानी कंपनी ने कहा है कि उसका लक्ष्य 2030 तक अपने नेटवर्क को 5000 पावर प्लांट्स तक विस्तारित करना है। ऑस्ट्रेलिया में नई सरकार ने शपथ ले ली है। लेबर पार्टी की नई सरकार में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने अपने मंत्रिमंडल में कुल 30 मंत्रियों में से 13 महिलाओं को मंत्री बनाया है। एल्बनीज ने पहली महिला मुस्लिम को भी मंत्री बनाया है। एने अली ऑस्ट्रेलिया की पहली मुस्लिम महिला मंत्री हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल में एक और मुस्लिम मंत्री को जगह दी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।